व्यूअर्स नमस्ते। आज आपका अपना पुणेकर न्यूज़ नागपुर में है और नागपुर में इस समय हम विकास भाऊ ठाकरे के साथ बैठे हुए हैं। विकास भाऊ ठाकरे नागपुर के लिए जाना पहचाना नाम है, महाराष्ट्र के लिए जाना पहचाना नाम है। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के हेड हैं। इस समय नागपुर पश्चिम से सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन इनका नाम देशव्यापी लेवल पर आया 2024 के लोकसभा में। और वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि इन्होंने नागपुर में ही, जहां पर आरएसएस का गढ़ है, वहां से बीजेपी के कद्दावर कैंडिडेट नितिन गडकरी, इनके साथ लोकसभा में मुकाबला किया। यह अलग बात है कि नितिन गडकरी जो है उन्हें लगभग 6 लाख से ज़्यादा वोट, उन्हें उन्हें उनके और इनके वोट में लगभग 1,37,000 का अंतर रहा। और विकास ठाकरे जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन नेशनल लेवल पर इनका नाम इसलिए भी आया क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब नितिन गडकरी ने नाना पटोले को हराया था, तो वो जो गैप था, वो गैप इनके बाद टक्कर कड़ी हुई और इन्होंने कहीं ना कहीं उस गैप को कम किया है। गडकरी साहब का ईगो हर्ट नहीं हुआ कि आप सामने जब उनके आए तो? नहीं, किसी चुनाव लड़ना है उनको, किसी न किसी से तो चुनाव लड़ना ही था। तो मुझे लगता है उनकी ईगो का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मगर कुछ बोले कभी, थोड़ा बाद में कभी चर्चा हुई, आमने सामने आए? नहीं नहीं, ऐसी कभी चर्चा नहीं हुई। और चुनाव दो पार्टी के लोग लड़ते हैं, किसी का ईगो कभी हर्ट होता नहीं, ऐसी मुझे लगता है। चुनाव चुनाव होता है, हारा वो हारा, जीता वो जीता। ठीक है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में आपको 1,04,000 के आसपास वोट मिले। लोग ऐसा भी कहते हैं, अब तो चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, आप जीत चुके हैं। लेकिन चूंकि आपकी दोस्ती हर जगह है, अपोजिशन के साथ भी है, लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के पास एक ऑप्शन ऐसा था कि वो और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को आपके सामने रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोहाले साहब को लाके इनडायरेक्टली एक स्ट्रेटेजिकली लेवल पे आपको सपोर्ट ही मिला है। क्या ये बात सही है? मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट था वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। 2 बार एमएलए था, शहर का अध्यक्ष था, ग्रामीण का अध्यक्ष था। उनके कंपैरिजन में दूसरे संदीप संदीप जोशी होते तो? कारपोरेटर लेवल के लोग थे वो सब। तो मुझे लगता है कि इससे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मिलता था। और मैं कैंडिडेट कभी देखा नहीं। मैं तो फडणवीस साहब के खिलाफ भी लड़ा हूँ, गडकरी साहब के शुरुआत खिलाफ शुरुआत लड़ा में लड़े हूँ, हैं। 2 बार फडणवीस साहब के साथ लड़ा हूँ मैं। तो मैं कभी कैंडिडेट देखता नहीं, मुझे चुनाव कैसी लड़ना है और मैंने जनता के लिए क्या किया हूँ और मैं क्यों वोट मांगूँ, इस पर विश्वास रखने वाला इंसान हूँ मैं। 10वीं बार चुनाव लड़ चुका हूँ। ये मैं कारपोरेशन, लोकसभा, विधानसभा मिलकर 5 बार जीता और हूँ, 5 बार हारा और हूँ। देवेंद्र फडणवीस साहब के खिलाफ आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं मेरे ख्याल हाँ में, हाँ, कॉर्पोरेटर लेवल पर भी बहुत शुरुआत में। 97 में कारपोरेशन लड़ा था, बाद में 2009 में एमएलए का लड़ा था। तो ये चुनाव लड़ना पड़ता है। हारे तो ज़्यादा गम नहीं मनाना और जीते तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाना, आसमान में क्योंकि नहीं जाना। आखिर दोनों, हारा जीता जनता का ही काम करना है। आप अगर इस क्षेत्र में आए हो और आपको लगता है कि मैंने कांस्टेंट जनता के बीच में जाके काम करना है, तो उस उम्मीदवार ने हार जीत की चिंता नहीं करना पड़ता। तो मुझे हारने का गम नहीं होता मतलब लो और लो जीतने फील की नहीं करते ज़्यादा या खुशी नहीं होती है। प्राउड फील नहीं होता, नहीं जो नहीं नहीं, जो एज इट इज जो पार्ट ऑफ हूँ मैं, पॉलिटिक्स। बस बस बस। अच्छा, विकास भाऊ, आपने जनता की सेवा वाली बात की है, लोगों के लिए काम करने वाली बात की। इस समय आपके नागपुर की एक जो खबर है वो पूरे देश में छाई हुई है। वो खबर है आपका बूटी बोरी का जो 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, वो ब्रिज इस समय लोगों के लिए या गाड़ियों के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि उसका एक साइड जो है, जिसमें एक पट्टा लगभग आधा फीट से 1 फीट, आधा फीट के आसपास वो नीचे आ गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है, वो उसका जो ट्रक है वो पुलर 140 टन के आसपास का वजन जा रहा था। इसलिए क्या ये एक तरह से मजाक नहीं है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कि आप जब ब्रिज बनाते हो तो ब्रिज पर तो 140 के उससे ज्यादा की गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ से टिप्पर जाते हैं। 10 टिप्पर भी अगर आ जाए तो 200 टन हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह ब्रिज निर्माण के लिए गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए जाता है। 70-80 करोड़ और लगे थे उस टाइम। जब ये निर्माण कार्य होता है, तब निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियां है, वो जो कोई ब्यूरोक्रेट्स है जिसके देखरेख के नीचे ये पुलिया बनता है, उन्होंने ये सब सोचने को ना कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कभी ऐसी, तो अभी लोग मेट्रो से भी जाने घबराएंगे कभी मेट्रो का पुलिया टूट गया तो नागपुर शहर और सभी जनता के दिल में एक धड़कन है कि इस तरह ये बड़े बड़े ब्रिज अगर कोलैप्स होंगे 3 साल में। 3 साल में,
तो इनका भविष्य कितने दिनों का है, इनका कुछ ऑडिट हुआ है क्या कामों का, अनेक प्रश्न निर्माण हुए हैं। और मुझे लगता है ये देश लेवल पर काम हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां हैं जो काम ये करने में, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती लेकिन है। एज अ अपोजिशन पर्सन आप इस चीज को लेकर, नागपुर का विषय है, आपके अपने नागपुर का है, अपोजिशन इस चीज पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा ने है? आवाज उठाई ना, हमारी मांग है ना कि नितिन गडकरी साहब है, हमारे नागपुर के खासदार है, उन्होंने ये कौन कंपनी है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते क्योंकि हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी और तक। जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जिनके देखरेख के नीचे ये, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, यह हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन करेंगे हम। और हमारी उनसे मांग है कि ये जो भी निर्माण करने वाली कंपनी इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करे, इनके ऊपर एक्शन ले। और ये जो अधिकारी है जिनके हाथ के देख रेख में ये काम हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई, उन्हें निलंबित करे, सस्पेंड करे। यह मांग हमारी रहने वाली है। ठीक है। तो विकास जी, ये तो हो गया फ्यूचर टेंस वाली बात, और हम लोग इस पर सारे पत्रकार एक तरह से नजर बना के रखेंगे। उस चीज पे बात करते हैं जो पास्ट टेंस की है। अंबाझरी गार्डन, 44 एकड़ का गार्डन गरुड़ा कंपनी को जाता है। वो गार्डन में क्या था क्या नहीं था वो पब्लिक के लिए आज तक ओपन नहीं हुआ, ये सब कुछ गूगल पर है, ये मीडिया में है। मैं उससे हटकर आपसे सवाल पूछता हूँ। नागपुर जो है वो आरएसएस का भी गढ़ है, नागपुर जो है वो बाबा साहब की दीक्षा भूमि की जगह भी है। बाबा साहब का स्मारक एक प्राइवेट कंपनी वहां से हटा के वहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी का प्लान करती है, वो हटा लेती है। नागपुर के लोग इस पर आवाज नहीं उठाते। आप जो आपने इस पे आंदोलन भी किया था, लेकिन इसको लेके कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, वो वापस स्मारक नहीं बनता वहां पर। नहीं, ऐसे है कि जब ये तोड़ा गया, कोरोना का कार्यकाल था, गरुड़ा कंपनी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जो सांस्कृतिक भवन बना था उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद 272 दिन आम्बेडकरी जनता ने यहाँ पे आंदोलन किया, बराबर। विधान भवन पर मोर्चा भी निकला। उसके बाद हमारे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने आश्वासन दिया, वहाँ पे स्पॉट पे गए, उन्होंने बोला कि अंबाझरी गार्डन ये जनता के लिए खुला होगा, सांस्कृतिक भवन गवर्नमेंट बना देगी, और गरुड़ा कंपनी को जो 44 एकड़ जगह दी है वो टेंडर कैंसिल होगा, ऐसी उन्होंने खुद ने बताया। लेकिन आज भी खुला नहीं है तो। अभी वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमारी अभी इसी सभागृह में मांग की है कि वो गार्डन जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए खुला जाए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये गार्डन जनता के लिए जैसी था, जो पहले महानगर पालिका रन करती थी, वो महानगर पालिका अपने अंडर में लेके रन करे, ऐसी मांग हम फिर से उठाएंगे। तो टेंटेटिवली आपको क्या लगता है कि ये, अब तो अभी महानगर पालिका में भी आपका वर्चस्व है, तो आप सिटिंग एमएलए भी हैं, तो क्या लगता है कितने दिनों में, कितने महीनों में ये नहीं, जनता वो के लिए ओपन हमारी हो? मांग तो है कि जल्द से जल्द, कब तक और फिर भी? अभी 1-2 महीने में ये होने को होना, क्योंकि वो प्रोसेस होती है। ये ज़मीन महसूल विभाग की थी, महसूल विभाग ने एमटीडीसी को दी, एमटीडीसी ने गरुड़ा कंपनी को दी। ये जो प्रोसेस हुई है, गरुड़ा का एमटीडीसी ने टेंडर निकाल के गरुड़ा को टेंडर लेने कुछ लगाया। लेजर शो और क्या क्या कुछ भी। हाँ हाँ, तो वो सब ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नागपुर शहर के, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है ये। तो मुझे लगता है वो ख्याल देके जल्द से जल्द कर जनता देंगे। के हित में ये जल्द से जल्द खुला करेंगे। वो गरुड़ा के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके हित में न जाते हुए जनता के लिए ओपन करेंगे, ऐसी नागपुर शहर की जनता को उनसे आशा है। ठीक है। आपका जो फोकस है, जैसे आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई जनता की सेवा करना है, या और भी जो आप सोशली आप काफ़ी एक्टिव है, खास करके अंबाझरी गार्डन के समय हम लोगों ने देखा। अपोजिशन में रह के, खासकर सत्ता में जो लोग हैं उसमें काफ़ी लोग आपके दोस्त भी हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि विकास भाऊ ठाकरे जो है उनका सोशल सर्कल या उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। मतलब चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पर्सनल कनेक्ट बहुत अच्छे हैं। अपोजिशन की पॉलिटिक्स में इससे दिक्कत आती है या इससे आपको फायदा होता है? मुझे लगता है, देखिए, हम एक शहर में रहते हैं, हम्म। शहर के विकास के लिए सभी पार्टियों के लोगों ने एक होकर शहर के डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। हमारे शहर का सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, या जातीय दंगे ना भड़के, किसी से कोई झगड़ा नहीं हो, इसलिए जो समझदार पॉलिटिशियन होते हैं वो समझदारी से काम लेते हैं। मगर जब चुनाव आता है तो हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है।
हम हमारी विचारधारा के हिसाब से वोट मांगते हैं, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से वोट मांगते हैं। मगर जब डेवलपमेंट की बात आएंगी और किसी के ऊपर सरकार से अन्याय की बात आएंगी तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी ताकत हमारी है। पिछले 10 सालों में करीबन 45 केसेस मेरे पे लगे हैं कि मैंने रास्ते पर उतरकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अलग एक पार्ट है। मगर किसी से किसी के अच्छे संबंध रहना यह कोई बुरा नहीं है। यानी आपको ऐसी लगता है कि दो पॉलिटिशियन है, दो पार्टी के, तीनों ने आए दिन झगड़े करते रहना ऐसी लगता है क्या? नहीं, ऐसी मुझे बात लगता है नहीं है कि लेकिन आपके अच्छे संबंध है, हाँ, ऐसा लोग भी कहते हैं। मुझे अच्छे संबंध नहीं, शिवसेना वालों से भी है, बीएसपी वालों से भी है, एनसीपी वालों सभी से नहीं, अच्छे मतलब हम लोग ये संबंध है। पूछना चाह रहे थे कि उससे क्या थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्या आदमी अपोजिशन में रहते हुए कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो कभी सॉफ्ट नहीं हूँ। मैं जो स्ट्रांग ही मेरा है। काम है, मैं स्ट्रांग खुली सड़क पर उतर कर मेरा, या हाउस में भी मैंने कभी भी बोला होगा तो मैंने ये अधिवेशन में भी अंबाजरी गार्डन वाली बात आपने उसमें उठाई। मेरी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रही, ना रहेंगी। मैं, जनता ने मुझे चुन के दिया है, जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार से दो हाथ करने की ताकत रखने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। और शहर के डेवलपमेंट के लिए मेरा हाथ बार लगे। अगर अपोजिशन की भी सरकार है और अपोजिशन अच्छा काम करती है तो उनको तकलीफ न देने का मैं काम करूँगा। अगर अपोजिशन गलत काम करती है तो वहाँ रोकने का भी मैं काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि यही नीति हर राजनेता ने रखना चाहिए। चलो, आपने नीति वाली बात की तो इस पर एक अलग सवाल आपके नागपुर से हटके मैं पूछता हूँ। पिछला जो चुनाव रहा उसमें सत्ताधारियों को, यानी आज के जो सत्ताधारी है, इनको जिताने में ओबीसी वोट का जो कन्वर्जन है उसका एक बड़ा रोल रहा है। और ओबीसी जो वोट है उसमें आपका भी बहुत फोकस रहा है और आप खुद उसी साइड से आते हैं। सरकार अजीत दादा को खास करके, छगन भुजबल उनकी बहुत अहमियत रही उस टाइम, मराठा आंदोलन ये सब चल रहा था, छगन भुजबल ने ओबीसी आंदोलन को लीड किया। और अब उनके मंत्री पद को लेकर देवेंद्र भाऊ ने भी कमेंट किया है, अजीत दादा ने भी कहा है कि उनको नेशनल लेवल पे कुछ देख रहे हैं। लेकिन एक आधी नेता को जिनका बड़ा काम है, एटलीस्ट टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर, अखबारों में दिख रहा है, उनके जैसे व्यक्ति को अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो अपोजिशन में बैठ के आप इसको डिस्टेंस से कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिन पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार बनाते समय उनको जो मंत्री चुन के लेना है उनका खुद का सवाल रहता पार्टी का। अब 3 पार्टियों की मिलकर सरकार बनी, उनको लगा होगा कि एक आधे नए आदमी को चांस दिया जाए या कोई एज की लिमिट रखी होगी, वो भी हो सकता है। वो मैं कैसे बता सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार वोट दिया और चुन के आया तो तुम चैलेंज नहीं कर सकते ना कि ओबीसी का वोट मिला या अदर फैक्टर से वोट मिला। तुम वो कहानी हो गई। अब वो कहानी खत्म हो गई। वो एक बार वोट मिला तुमको, तुम उस बाद में वो डिसाइड ही नहीं कर सकते कि तुमको वोट ईवीएम के भरोसे मिला है या ओबीसी के भरोसे मिला है या मराठा के भरोसे मिला है, काय के भरोसे मिला है। रिजल्ट लग गया, कहानी खत्म, ऐसी वो काम है। और मुझे लगता है कि वास्तव में वैसी है। अभी वोट जो जाता है ये गुप्त मतदान है, ये किसको पता है कि किसने वोट दिया नहीं आपका दिया। ईवीएम पर विश्वास है कि आपके दिल्ली वालों की तरह आपका भी थोड़ा प्लस माइनस नहीं, बोलना अब है? मैं उस क्षेत्र में मैं भाष्य नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसमें और दूर तक जाने का हूँ। और आप जीत कर इसलिए आए हो? अभी कुछ नहीं, और मैं जीत कर आया हूँ। तो आपका तो विश्वास यही मुझे है? लगता है कि जो ईवीएम पे जो लोग बोल रहे हैं और इस जिस तरह की सारे राज्य में हुआ है और हर इंसान ईवीएम पर शक की नज़र से, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगेगा कि ईवीएम है ही करके। तो मगर आने वाले दिनों में इस बैलेट पे एक बार चुनाव लेकर होना दिखाए, चाहिए। निवडणूक आयोग, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। यानी आज देश की जनता के नज़र में ईवीएम ईवीएम, तो नहीं, क्यों ना। जनता को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। विकास ठाकरे को क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि आखिर मैं भी जनता से चुन के आया हूँ। तो ईवीएम में चक्कर है कुछ तो? जनता से चुन के आया हूँ, मगर वोट मांगने जाएंगे ना तो जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं, अरे वो तो मशीन को देखो, तुम तो मैनेज्ड वोट है, मांग रहे हैं, मैनेज्ड है। इस तरह की बात। तो एक बार देश की जनता के दिमाग से ये निकाल डालना चाहिए और एक आधा चुनाव बैलेट पेपर पर लेना मतलब चाहिए। बैलेंस्ड ओपिनियन दे रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का ये विधानसभा में
एक्सपेक्टेड, जो कांग्रेस को एक्सपेक्टेड था, मतलब पूरी महाविकास आघाड़ी की एक ही और कांग्रेस वाली कोई अलग बात नहीं है, बट चूंकि आप कांग्रेस से आते हो, क्या क्या लर्निंग है, क्या रीजन रहा परफॉर्मेंस को लेके? नहीं, मुझे लगता है राज्य के परफॉर्मेंस के बारे में मैं बताऊंगा तो लोकसभा में हमें अच्छी वोट्स मिले थे। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलकर एक कैंडिडेट रहता है। यहाँ बाइफरकेशन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 कैंडिडेट होते हैं। वहाँ अलग अलग हिस्सों में कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो ये दोनों चुनाव को अलग अलग लेना चाहिए। नहीं, फिर भी लर्निंग क्या है, मतलब चैलेंज का रहा थोरात साहब जैसे आदमी जो इतने सालों से वो हार जाते हैं, तो लर्निंग क्या है कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है कि एक तो हमने माइक्रो प्लानिंग करना चाहिए था। दूसरा लगता है कि जो बड़े कद्दावर नेता थे उन्होंने, अभी थोराट साहब की बात करेंगे तो कोई नहीं सोच रहा था 8 बार लगातार चुन के आने वाला आदमी, बड़ा नाम है महाराष्ट्र में। कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हैं, वो काम करने वाले हैं, सरल स्वभाव के, किसी से भी आसानी से मिलने वाले हैं। ऐसे इंसान को गिराना मुश्किल होता है, मगर वो गिरे इसका कारण भी खोजना पड़ेगा, और इसीलिए ईवीएम पे ज़्यादा शक जाता है लोगों का। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में कांग्रेस पार्टी ने ध्यान देने को ना, और आने वाले दिनों में हमारा वही प्रयास रहेगा। अब नागपुर की इस बात करूं मैं तो 2014 में नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस बने, गडकरी जी केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद आज ये 2024 आया, बराबर। एक तरफा महानगर पालिका उनकी थी, सब थी, मगर हमने यहाँ कांग्रेस का वोट का परसेंटेज बढ़ाया है। पहली बार 2014 में 2,80,000 से हमारी लोकसभा सीट हारी थी, दूसरे बार 2038 से हारी, और तीसरे बार हमने 1 लाख के ऊपर ला ली। इस बार आप 137 पर लेकर आ गए, 137 पे लेके आए, जो नाना पटोले के टाइम से भी कम है। 1 लाख कम किया। और मुझे लगता है कि पिछले दफा आप देखो कि 2014 में एक भी एमएलए नहीं था। 2014 की विधानसभा 2019 में हमने 2 एमएलए लाए, अभी भी 2 है, और हमारा वोटों का परसेंटेज, और इस बार लोकसभा में भी 50-50 हुआ है। लोकसभा में भी 50। तो मैं राज्य को अलग रखते हुए जो पावर सेंटर है नागपुर, और जहां पर ये दिग्गज नेता रहते हैं, यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक, इसको कोई धक्का नहीं लगाया ना। हम लगातार इनके हाथ में सत्ता रहने के बावजूद कांग्रेस यहाँ वोट लेते आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की विचारधारा क्या है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत है, खास करके जो मिहान के टाइम प्लॉटिंग वाले जो स्कीम्स चालू हुई थी पिछले 15-20 साल में, उसको लेके, रेगुलराइजेशन को लेके आपने आवाज उठाई थी। क्या हो रहा है उसमें, कुछ सही में होने वाला है, पॉलिटिकल मूव है वो? नागपुर शहर में ये जो हमारी 2 प्राधिकरण है, एक नागपुर सुधार प्रन्यास और महानगर पालिका। आप ट्रस्टी हैं उस पर? अभी नहीं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि नागपुर सुधार प्रन्यास का काम है, उनके अंडर जो लेआउट्स आते थे, जो 25-30 साल पहले लोगों ने प्लॉट खरीदे, अब खेती की जमीन लेके किसी ने लेआउट डाल दिया, विदाउट एनी वाले ने बेचा, लेने वाले ने लिया, दोनों घर गुनहगार बना लिया। मगर जो प्राधिकरण है वो प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं वो समझा, सो रहे थे उस टाइम वो लोग। तो वो सो रहे थे। और आज उसने अपनी जमा पूंजी लगा दी है, पॉलिटिकल लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें लगती है, गटर लाइन, पानी की लाइन, सब दे दी है, और अब वो चाहिए तो मकान तोड़ो। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जवाबदार शासन है, और शासन ने अभी इन जगहों का रेगुलराइजेशन करके उनके मकान के नक्शे सैंक्शन करने को ना। और यहाँ पर तो नागपुर की परिस्थिति इतनी है कि एग्रीकल्चर की लैंड, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की एकड़ों से जगह है जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो जगह एग्रीकल्चर की है, ग्रीन बेल्ट की जगह है, वहाँ ना मकान का मैप सैंक्शन है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। हो रहा है ना, ये हो रहा है शहर में। नगर विकास खाते ने 5 साल से स्टे दे के रखा है। अब मुझे लगता है एक आधा हादसा हो गया, वहाँ हजारों लोग आते हो होटल लॉन में, हादसा हो गया और वहाँ पे कुछ जान चली गई, तो इसका दोषी कौन रहने वाला हो? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मैटर है, मैंने हर समय अवगत कराया हूँ, पत्र दे के मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे जी को भी दिया, महानगर पालिका के सभागृह में भी मैं अपोजिशन लीडर था तब उठाया, अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, इनको भी मैं कल लेटर देने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आखिर इसकी जवाबदारी तय करना पड़ेगा। लीज जब देते तो किसी और चीज के लिए देते और काम एक्चुअली कुछ और होता है। नहीं, वो जगह ही गवर्नमेंट की है, उसका मालिकी का मैटर कोर्ट में है।
वो जिसके पास भी पोजीशन वो वहाँ खेती कर सकता है, वहाँ पे कमर्शियल लॉन एक्टिविटी नहीं। होटल्स पूरी कमर्शियल एक्टिविटी विदाउट सैंक्शन के बिल्डिंग में आपकी कैसी हो सकती है? बड़े बड़े हॉल बन गए हैं। और ये आपको पट्टी बांध के दिखाएगा। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करके मैं हर समय पत्र लिखकर ये तो मिल बांट कर हो रहा होगा काम, उसके बिना कैसे सरकार को होगा? अवगत करा रहा हूँ, और आने वाले कल परसों में एक्शन भी लेंगे। मैं कि आप इस पे एक्शन ले करके बोलने वाला हूँ। नागपुर पश्चिम के लोगों के लिए, यानी आपके विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मेरे विधानसभा के लोगों को सबसे पहले तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको मूलभूत सुविधाएं लगती है, पीने का पानी, लाइट, गटर लाइन, रास्ता, ये सब देने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा क्षेत्र दो हिस्से में बटा, एक सिविल है और एक क्षेत्र है जो अनधिकृत लेआउट्स का ज़्यादा है। हब है। तो वो एरिया में डेवलपमेंट का काम करने का मानस है, क्योंकि हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। आज अगर वो वहाँ रहता है तो उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का काम करना चाहिए। और मैं महानगर पालिका, NIT हो, राज्य शासन की मदद से वो सुविधा देने के ऊपर अड़ा हूँ। उसके बाद में यहाँ के ग्राउंड्स होंगे उसको डेवलप करना, यहाँ अच्छी स्कूलें बने, यहाँ अच्छे गार्डन का निर्माण हो, अच्छा अस्पताल आए, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान देने वाला हूँ। पुणेकर न्यूज़ और मुंबईकर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।